जो इस बैंक में कुछ ना कुछ अपडेट आया है। और क्या अब इसका पोटेंशियल क्या लेके आई है, मार्केट क्या सोचती है इसके बारे में, इसीलिए हमने इसको लिया। जहाँ पे मार्केट में क्या निकल के आती है, जहाँ पे एक छोटा सा प्राइस भी है और प्राइस के बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस करती नजर आती कंपनियां, जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए, बहुत पुरानी बैंक नहीं है, ठीक है, 8 साल पुरानी बैंक है। देखा जाए तो इनकॉर्पोरेटेड 2016 में बनी थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन द इंगेजिंग इन द प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी। और इसकी वेबसाइट्स पे भी हम सेम एज देख सकते हैं जिनकी वेबसाइट्स पे क्या निकल के आती है, जहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, और जैसे कि बाकी सारे बैंक्स कामकाज करती है वैसे ये भी कामकाज करती नजर आती है। अब दोनों सब में अंतर क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, क्या कस्टमर बेस ज़्यादा है इनके पास या कुछ और है। तो यहाँ पे देखा जाए बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे क्या पोटेंशियल्स हैं, उसको आज हम लर्निंग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो इस करंट प्राइस है मैं उसके ऊपर कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं यार करंट मार्केट प्राइस तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए या ये है, विषय वो नहीं है। विषय ये है जो करंट मार्केट प्राइस बना कैसे। करंट मार्केट प्राइस 3 फैक्टर से बनती है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले बात होती है फंडामेंटल में, कंपनी की फंडामेंटल क्या है, एफ। दूसरी तरफ आती है टेक्निकल, आखिर टेक्निकल क्या कहती है। तीसरी तरफ कहती है सेंटीमेंटल, और सेंटीमेंटल क्या दर्शाती है इसकी। इन तीनों को यदि आप कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, करंट प्राइस एक फीच एक आईना की तरफ दिखना चालू हो जाता है। तो चलिए आज हम जानने के प्रयास करते हैं बुक वैल्यू कितना है 27 रुपये के आसपास। इनकी जो इनकी जो एसेट्स वैल्यूशंस हैं, एसेट्स वैल्यूशन पे निकल के आती है 75 रुपये के आसपास। अब एक तरफ दोनों में कंपेयर करें, बुक वैल्यू कितनी की है 27, और इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी कहती है 75। यदि इन दोनों में अंतर है तो इनकी एसेट्स वैल्यूशन क्या निकल के आती है, इंट्रेंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि ये हमेशा 1 रुपये से लेकर के आज तक मैंने देखा 100 रुपये तक की वैल्यूशन में होती है कुछ कंपनियों को लेकर के, लेकिन मैक्सिमम कंपनी की 1 रुपये से 10 रुपये तक के बीच में रखती है। जब 1 रुपये रखे, 2 रुपये रखे, 5 और 10 रखे। अब आगे आते हैं इसके बारे में, कंपनी के डेट्स के बारे में। तो डेट्स इसमें बहुत बड़ा नहीं है, 6.55 का है। करंट रेशियो भी काफ़ी कम है एज पर द जो कि इनका डेट्स टू इक्विटी की बात है, करंट रेशियो 2.35। और हिस्टोरिकल डेटा कहती है जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, 4 रुपये 53 पैसा। आरओसी कहती है 9.64, आरओई कहती है 20%। करेक्ट। यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग है, प्रोमोटर्स होल्डिंग है 6 नियरली 70%, और प्रोमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, ये अच्छी बात है। और आजकल कुछ ऐसे भी कंपनियां देखने में आती है जहाँ पे कुछ प्लेस करते नजर आते हैं। चलिए और क्या कहती हैं, इसके बाद निकल के आती है पोटेंशियल्स। अब वहाँ पे पोटेंशियल में मैंने की बात कर रहा था, जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्या कहती है यहाँ पे, प्राइस टू अर्निंग 12.2, 12.7। और इसकी इस स्टॉक की पोटेंशियल क्या कहती है, 11.3। अर्थात इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल से इसकी पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिला। आपको मार्केट कैप के बारे में बिल्कुल पता होगा, मार्केट कैप होता क्या है, मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, सीधे सीधे गुना करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, और उसको निकल जाता है मार्केट कैप। ठीक है। अब आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल कितने पे काम काज करती है, 1.92। मैं इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि अब दो कम से कम 2-3 प्राइस को कंपेयर करना चाहिए। एक तो करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इन तीनों में क्या निकल के आती है, आपको क्या आकलन लगता है, दोस्तों कमेंट करके बताना। चलिए आगे आगे चलते हैं इस कंपनी के बारे में। और आगे कहती है इसका पोटेंशियल को लेकर के इनका क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेते हुए, उसमें करते हैं क्या, हम जानने के प्रयास करते हैं। एक नज़र 52वीं की हाई तरफ और लो की तरफ क्या निकल के आती है। अब आती हैं, हम इसको देखें, 52वीं की हाई अभी तक कहाँ तक गया था, 68 रुपये। लो कितना है, 37 रुपये 25 पैसा। इन दोनों में क्या निकल के आया, इन दोनों में कितने की गैप है, क्या डबल जंप करी है, अभी तक नहीं किया। अर्थात
ये अपनी 52 वीक में 2 टाइम्स भी क्रॉस नहीं किया, 2x भी क्रॉस नहीं किया निचले लेवल से। तो निचले लेवल 2x नहीं किया तो मतलब पोटेंशियल बनती है नहीं बनती है। टेक्निकल चार्ट क्या कहती है इसके बारे में, चार्ट की एक बार आकलन करते हैं। चार्ट के आकलन में देखने को ये मिलती है, जो ये अपने कहाँ पे जिस प्राइस पे लगातार आती नजर आई ना, इस प्राइस पे लगातार आई है और यहाँ एक बेस बना रखी है, और बेस यदि इस तरह की चीज है तो बेस यदि वो तोड़ देती है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है इसके, जो कि इसमें बेस को लगातार एक तोड़ती नजर आ रही है, जो आकलन मुझे लग रहा है ये बेसिकली इसके आसपास होना चाहिए ना। दोस्तों मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो जितना मन करे उतना इंडिकेटर यूज कर लो। ये मेरा खुद का चार्ट को एक समझने का तरीका है, इसलिए मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ। आप जितना इंडिकेटर यूज करना चाहो, जितने ढेर सारे इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या निकल गया था, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ पे एक ही रेंज के आसपास लगातार स्टॉक ने कई बार मोमेंटल किया है, और इस स्टॉक में क्या यहाँ से कुछ भागती नजर आती है या गिरती नजर आती है। इसके ट्रेंड क्या दर्शाती है, इसकी ट्रेंड दर्शाती है जो कुछ टाइमों से इसमें एक गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिली, लेकिन 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 बात यह है, यदि इससे ज़्यादा नीचे गिरती है इसकी सिचुएशन गिरती है तो फिर चिंता की बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस प्राइस पे बार बार आके अटकी है, वहाँ से मोमेंटम यदि करती है तो अच्छी बात है। और इसके हिसाब से मैं दो आकलन लेता हूँ, एक आकलन यहाँ से लिए इसे लेके लेता हूँ तो इस प्राइस को लेकर के, और यहाँ से लेूंगा एक प्राइस को यहाँ पे। आगे के लिए मैं इसी ट्रेंड को दोहराता हूँ, तो नियरली 56 के आसपास मुझे दिखता है कि ऐसा हो सकता है। इसकी जो ट्रेंडिंग है इस प्राइस पे बार बार अटकी पड़ी है स्टॉक की प्राइस। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक नज़र डालने के लिए। वो कहती है, फाइनेंशियल पोजीशन कहती है इसका क्वार्टरली ऑफ क्वार्टर रिटर्न जो रिवेन्यू मॉडल है उसमें क्या निकल के आती है। जो 22 में मार्च 22 तक क्या था, मार्च 22 तक 536 करोड़, वो कितना होता है 896 करोड़। अर्थात क्या निकल के आता है, अर्थात क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखा जाए तो लगातार एक इंक्रीज दिखती है, और इंक्रीज ही नहीं, इसका ये टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखो, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करो तो फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या कहती है, फाइनेंशियल प्रॉफिट कहती है यहाँ पे करीब 88 करोड़ के आसपास। इससे पहले देखा जाए 105 करोड़ तक की प्रॉफिट बनी थी। इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड टर्म कह सकते हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट क्या कहती है, नेट प्रॉफिट कहती है इसके लिए 160 करोड़, और 160 करोड़ क्या नजर आती है, मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अभी क्या है फर्स्ट लेवल पे काम करती है प्रॉफिट के बेसिस। इसका प्रॉफिट ईयरली क्या कहती है, ईयरली कहता है जो इनका लगातार इंक्रीज करती हुई प्राइस है, जहाँ पे क्या नजर आता है 800 करोड़ से 1300 करोड़, 13 से 15, 15 से 18, 18 से 25, 25 से 31, अर्थात कितनी परसेंट की जंप, 25 से 31 कितना होता है 600। तो इस हिसाब से परसेंटेज हम देखें तो परसेंटेज कितना निकल के आता है, जहाँ पे ईयर ऑफ ईयर जो उनका ग्रोथ लेवल है सेल्स का वो भी लगातार बढ़ती नजर आती है। और इसके बाद प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट कितना कहते हैं 498, अर्थात 500 करोड़ को टच करने वाली है। एक छोटी सी कंपनी, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका प्रॉफिट करीब 500 करोड़ पहुंचने वाला है, और इसके बेसिस पे इनकी क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं, ये तो इसका फंडामेंटली जहाँ पे प्रॉफिट क्या लगता है, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज करती नजर आती है। और प्रॉफिट में क्या नजर आता है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या कहती है, प्रॉफिट ग्रोथ कहती है नियरली 3 साल में करीब 64% तक की जंप दिखाने को मिलती है, जहां पे सेल्स नियरली 26% तक की जंप किया है पिछले 3 साल के हिस्टोरिकल डेटा। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आती है, नियरली 10% से ज्यादा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरा पहलू ये है जो इसके बेसिस पे, अब इसका सेंटीमेंट क्या कहती है, सेंटीमेंट की तरफ ध्यान देते हैं और कहती है कंपनी 23 घंटा पहले क्या किया था कंपनी ने, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फाइल किया था, अपडेट किया था किसको, एक्सचेंज को। और उसमें क्या निकल के आई थी, एनुअल जनरल मीटिंग तो 23-24 के लिए उन्होंने फाइनेंशियल में किया था, जो कि
28 जून को अपडेट हुआ था। अब यहाँ पे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर हम सर्च करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहती है? ये कहती है जो इसके क्या है अपडेशन, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कहती है इसका। इसमें से हम कुछ पार्ट को ही लेना चाहते हैं। 2016 में कंपनी बनी, 8 साल में ग्रोथ लेवल देखिए। क्यों नहीं ऐसे बिजनेस किया जाए जिससे ग्रोथ लेवल अच्छी खासी हो। प्रमोटर की तरफ भी ध्यान देंगे, आखिर प्रमोटर्स कौन है इसमें, इस कंपनी को प्रमोटर्स किस तरह से कामकाज करती है। इनकी सबकी सभी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट निकल के आज यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी सबकी बात करती नजर आती है। यहाँ पे इसके पास एक जो कंपनी है जो कि सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी के नाम पे देखने को मिलती है, तो इनका नाम है उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी है इसकी, इस कंपनी की। और कब कब से बनी होल्डिंग कंपनी? ये बननी है इफेक्टेड एंड द परसेंटेज कितना है 69% ऑन द मार्च 29 2024 में। इसी साल में इनको होल्डिंग कंपनी देखने को मिली है। ये ढेर सारा बड़ा सा रिपोर्ट है, 37-38 पेज का। मैं इसको पूरे का पूरा पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि आप सोचेंगे यार मैं ना इसको पढ़ते पढ़ते ना आपको बोरिंग बोरिंग टॉपिक में लेके चला गया। चलिए, ये इसको कंपनी अपनी सबकी अपनी अपनी एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल करने वाली होती है, जो कंपनी आखिर अपने इन्वेस्टर के लिए क्या क्या करती है और बिजनेस की क्या स्थिति है वो अपने इन्वेस्टर को जताना चाहती है बेसिकली। अब आते हैं अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स है, हम एक नज़र डालेंगे जहाँ पे चार्ट के ऊपर। चार्ट पे क्यों डालने का प्रयास करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एनएससी की बीटा वर्जन है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको भी लेने का प्रयास करते रहता हूँ। एनएससी बीटा वर्जन में जहाँ पे आप एनएससी पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, बीटा वर्जन में आपके पास चार्ट मिल के आता है, जहाँ पे आप चार्ट के बेसिस पे समझ सकते हैं अच्छे से। अच्छा, इसका रिटर्न पीरियड ये था, इनका इंटरेस्ट का पार्ट ये था। तो देखते हैं क्या कहती है। अभी 24 तक के लेटेस्ट अपडेट आया था, उसमें क्या निकल के आता है, इनका किस हिसाब से जंप करती नजर आई। अब देखिए, यहाँ तक क्या था, लगातार स्विंग वाली पोजीशन थी। उसके बाद पोजीशन क्या था, अर्थात जो सस्टेन करती थी यहाँ से 2023 से लेकर के अभी मतलब स्विंग करती नजर आई। क्या क्या? इनकी रेवेन्यू इंक्रीज करती नजर आई। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो इक्विवेलेंट्स है, अर्नड है, वो भी अच्छी खासी जंप करनी। इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस है वो कितना है, काफ़ी कम है। अर्थात यहाँ से देखिए कंपनी क्या किया, कितने परसेंटेज है, 12,926 का है। और यहाँ कितना हो रहा है, 31,000। अर्थात आपने जब इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट पे लिया आरबीआई से पैसा या किसी भी लोन सेक्टर से पैसा लिया, किस लिए लिया? आपने लोन बांटने के लिए लिया। तो क्या निकल के आती है, इनका ये पोजीशंस हैं जो 12 से सीधे सीधे देखा जाए तो 2.5 गुना, इन्होंने 2.5 गुना किससे कमाया, 2.5 टाइम्स किससे कमाया, केवल और केवल इंटरेस्ट पार्ट से। इंटरेस्ट पार्ट से 2.5 गुना कमा लिया 2024 के अंदर। अब आते हैं किसके ऊपर, आते हैं ऑनरशिप के अंदर। और यहाँ पे ऑनरशिप का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसलिए यहाँ पे लेता हूँ समझने के लिए। देखिए 70% के आसपास, नियरली 69% किसकी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की। और नियरली 30% की होल्डिंग, 31% की होल्डिंग है पब्लिक की। ये क्या सोचती है दोनों की परसेंटेज वाइज, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा होता है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या आती है कंपनी के बारे में, जो प्रमोटर्स कौन है इसका, उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट जो हमने देखा। इसका कोई और भी कंपनी है, यदि सिस्टम कंसर्न कंपनी की चर्चा करें तो सॉरी दोस्तों, उसका कोई नकल दूसरा कंपनी निकल के नहीं आता, केवल एक ही कंपनी निकल के आता जहाँ पे इन्होंने एक अपनी होल्डिंग, अपनी सब्सिडरी उसको बना रखी है। आगे क्या है इसके बारे में, आगे कहती है जो ये बेसिकली मुझे लगता है नियरली लिस्टेड कंपनी था, तो मैं एक नज़र डालेंगे इसके आईपीओ की तरफ भी। आईपीओ के पोजीशन के लिए मेरे पास एक वेबसाइट्स है जिस पे अक्सर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो मैं उसको भी एक रेफरेंस तौर पे लेना चाहता हूँ और लेता हूँ। उसका नाम है, आप देख के जा सकते हैं, इसको हम सर्च करते हैं, क्या है, कौन सी बैंक है, उत्कर्ष। चलिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करेंगे और इसका आईपीओ आया था उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पार्ट्स को देखिए आईपीओ की। तो यार अभी 6 महीने पहले की बात है, नहीं 6 महीने के पहले की बात नहीं है, 1 साल पहले, 2023 में 1 साल पहले की बात है, 21 जुलाई को इसका लिस्टिंग हुआ था। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन में क्या देखने को मिला, जो 69% के आसपास पोजीशन इनके पास है। एफ आई क्या है, एफ आई ने अपनी पोजीशन को बिकवाली कर लिया। तो एफ आई यहाँ पे किसी कंपनी में ना भी नहीं रहे तो चलता है। इंडिया में
एफ आई सब सब कंपनी में तो पैसा लगाएगा नहीं, तो नहीं लगाता तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में गिरने के चांस थोड़ा कम बनता है। डीआई क्या कहती है, यहाँ पे डीआई भी अपनी पोजीशन को लगातार बेचती नजर आ रही है, लगातार बेचती नजर आती है। और बेसिकली ऑब्वियसली बात यह है, जो जब आईपीओ आया था, आईपीओ उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बाद में उन्होंने पोजीशन को क्या किया, राइट अप करना चालू, मतलब राइट अप नहीं, उसको सेट अप करना चालू किया, अपने पोर्टफोलियो से निकालना चालू किया जो है अच्छे प्राइस पे। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के पास पोजीशन कितने की देखने को मिलती है, पब्लिक के पास निकल के आती है 20%, जो कि थोड़ा सा 2% की बर्डन बनी। उस पब्लिक में भी कुछ नाम्स निकल के आता है, जो कि शायद ये बेसिकली कहाँ होना चाहिए, होना चाहिए ये एफआई के अंदर या उसके अंदर, क्योंकि ये कंपनी निकल के आती है बड़ी फॉरेन की। और ओलंपस, सी एस एफ पी टी, एक माइक्रो फाइनेंस फंड है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन मॉरिशस, अच्छा यहाँ भी मॉरिशस का फंड है, तो मॉरिशस से काफ़ी फंड आती है इंडिया के अंदर। ग्रो कैटलिक्स पार्टनर्स एलएलसी का है, यहाँ पे 3%, 1% एक पोजीशन देखने को मिली, लगातार इनके पास पोजीशन ऐसे कैसे पड़ी हुई है। और ये मैं क्यों कह रहा था एनएससी के बीटा वर्जन को लेकर के, उसके लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे पब्लिक में आपके पास ये पता चल जाता है, जो पब्लिक में जो नॉन रिटेल्स हैं, रिटेल के पास कितने कारोबार, रिटेल क्या कहती है इसके बारे में। देखिए इस कंपनी में रिटेल के क्या पोजीशन है, अर्थात इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की पोजीशन कितनी है, केवल और केवल कितना परसेंट है, 6.48, 50 मान लेते हैं, 6.5% की होल्डिंग केवल रिटेल में है। और पता है ना इन सबको रन कौन करता है, रन आपको पता है ना, रन करता है इंस्टीट्यूशंस, जिसकी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से मार्केट में इनको नुकसान या फायदा का सामना करना पड़ता है। आगे आते हैं, आगे क्या कहती है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो यहाँ पे कितना था परसेंटेज, यहाँ पे ऑब्वियसली देखा जाए तो कितनी कहती है पब्लिक में, पब्लिक में कहती है जो 20% होल्डिंग है, और यहाँ पे ये कहती है 20% तो होल्डिंग है, लेकिन लेकिन ये कहती है 16% की होल्डिंग। ये क्यों, ऐसा क्या है इस कंपनी में, ये कहती है केवल केवल पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग कहती है, और ये कहती है नियरली 20% की होल्डिंग, 20 आती, ठीक है, डीआई भी है इसके अंदर, उसमें 30% होल्डिंग में क्या कहती है, केवल केवल इंडिविजुअल कितने हैं, इंडिविजुअल्स जो एक आम इन्वेस्टर हैं वो कितने, करीब 6.5% होल्डिंग है। और यहाँ पे देखने को आ सकती है आपके पास, अच्छा इनके पास 20 है, मतलब पोजिशन बढ़ती जा रही है घटती नजर आती है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा डेटा था। चलिए एक तरफ एक और चलते हैं, जानने के प्रयास करेंगे किसके बारे में, इसके आईपीओ की तरफ चलते हैं, आईपीओ क्या कहना चाहता है इसके बाद, उसके बाद हम एज एन परफॉर्मेंस लेवल पे चलेंगे। इसकी आईपीओ की तरफ नजर डालें तो आईपीओ क्या कहती है इसके बारे में, आईपीओ कहती है जो 25 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस आया था, 500 करोड़ का फंड की जरूरत थी कंपनी को, कितनी पे प्राइस लिस्टिंग हुई, 40 पे लिस्टिंग होती है, 60% का क्या होता है लिस्टिंग गेन मिलता है। और इतना ही नहीं, फिलहाल 51 रुपये का प्राइस है, और टाइम फ्रेम कितने में मिलता है, 12/7 को 23 में ओपन होता है, 14 को बंद होता है, 21 को लिस्टिंग होता है, मतलब एक सप्ताह में आपके पैसे यहाँ पे, आईपीओ इसलिए अच्छा होता है ना, आईपीओ में आपको अच्छे मिल गया तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएगा एक सप्ताह से एक सप्ताह के अंदर, 60% की जंप हो गई। करंट मार्केट प्राइस, करंट रिटर्न क्या कहती है, 104 रुपये, जिन्होंने यहाँ से होल्ड किया हुआ है। उसके बाद जिन्होंने मार्केट में लिया, उसका क्या सिचुएशन है, उसकी सिचुएशन ये है, जो उसमें हमें ये लगता है, अच्छा कौन सा, बीएससी की डेटा, उसमें बीएससी की डेटा कहती है, क्या कहना चाहती है इसमें, बीएससी की डेटा कहती है जो, इसका एक चीज़ है, अभी अपडेट की बात करूं, 12 तारीख को इनका क्या आने वाला है, डिविडेंड, कितने का, 50 पैसे का। और बीएससी के डेटा मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक एनालिसिस पार्ट में ये एक निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी कहती है ओवरऑल क्या देखने को मिला है, नुकसान, 6 महीने में नुकसान देखने को मिला है। क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि यदि आईपीओ प्राइस 25 था, लिस्टिंग 40 पे हुआ था, तो 40 पे हुआ था लिस्टिंग, तो उसके पास कुछ कंपेयर करके देख लीजिए, और एज ऑन टाइम में एक साल के चार्ट को दो आकलन करके देखें तो क्या निकल के आती है, एक साल के चार्ट में ये निकल के आती है, जो फिलहाल इस स्टॉक में किसके आसपास कामकाज करती नजर आई। ये देखिए, एक
लंबी सपोर्ट जो है ना, जिसको सपोर्ट की बात करूँ तो ये प्राइस पे आती है, यहाँ पे बार बार खड़ी हुई है, और ये फिलहाल उसी के आसपास खड़ी होती नजर आती है। मतलब थोड़ा सा गिरावट का पोजीशन देखने को मिला। ये क्या है? ऐसे ही चार्ट को हम 1 महीने के ट्रेंडिंग को लूँ, और ट्रेंडिंग क्या कहना चाहती है स्टॉक के बारे में, तो ट्रेंडिंग दर्शाती है इसका जो ज़्यादातर जो प्राइस रही है, वो प्राइस किसके पास रही है। इसमें कोई बड़ी सी वो नहीं देखने को ना, यहाँ पे प्राइस लगातार चेंज होती नजर आई, जहाँ पे फिलहाल इसकी जो सपोर्टिंग लाइन है इसके आसपास खड़ी होती है। चाहो तो दोस्तों आप इंडिकेटर लगाओ, जितना दिल चाहे उतना इंडिकेटर लगा सकते हैं। हम फिर इसको ट्रेंडिंग तरफ ध्यान दे रहे थे। इसकी पीयर्स ड्यू डिलिजेंस और कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये आता है जहाँ पे आपके पास सामने सामने सब कुछ निकल के आता है, जहाँ मैनेजमेंट की कंफर्मेशन हो या कंपनी की ओवरव्यू के तौर पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नजर आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हमने इसको समझने का प्रयास किया, जिसका कंपनी का नाम था उत्कर्ष उत्कर्ष बैंक।